हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन की 2023 के लेटेस्ट एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसके चैप्टर 3 जिसका नाम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है उसका पार्ट 7 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। तो साथियों, इसमें हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एथिक्स का। अब इसको समझिएगा कि अब बात आती है कि भाई पब्लिक एथिक्स क्या है, प्राइवेट एथिक्स क्या है और क्या इनमें क्या फ़र्क आता है। तो सबसे पहले हम पब्लिक एथिक्स आपको समझा ही देते हैं। देखिए भैया, पब्लिक एथिक्स का मोस्टली यूज़ कहाँ हो रहा है? ये ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स हो गए आपके जिनका उपयोग करा जाता है जब हम अलग अलग एरिया लॉ के, मतलब मान लो कोई लॉ लेकर आ रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें अच्छी तरह से सो दैट कि वो जनरल मासेस के लिए सही हो। एथिकली आप चीज़ें सही करो। जो कंडक्ट है आपका इलेक्टेड ऑफिशियल्स का, गवर्नमेंट एजेंट्स का, ऑर्डिनरी सिटीजन्स का, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को लेके जो है हम इसको डील करते हैं। अब एक बात यहाँ ये आती है, ये कहा जाता है कि व्हाट हैपन्स इन प्राइवेसी डज नॉट हर्ट एनीवन। क्या कहा जाता है कि कोई मान लो कोई भी चीज़ यहाँ पे प्राइवेसी में हुई तो उससे किसी का कोई नुकसान नहीं है ना। बट लेकिन ये बात समझिए, क्या ये चीज़ सही है? क्या ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि बिल्कुल कोई चीज़ हम सीक्रेट कह सकें इसको? अब यहाँ पे इस चीज़ समझिएगा इस बात को कि मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार हो जाता है और जो हुआ तो प्राइवेसी में है, होटल रूम के, तो ये पब्लिक को तो नहीं पता चला, पब्लिकली नहीं हुआ, लेकिन इससे ऐसी किसी चीज़ जो गलत हुई उससे क्या सोसाइटी को या इंडिविजुअल को, कम्युनिटी का आज नहीं तो कल ऐसा हार्म होगा जो इरिवर्सिबल होगा। हाँ, तो अब एक सवाल ये उठता है, इस हिसाब से आप ये समझिए कि एक इंसान इस बात को कैसे समझेगा कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक एक्सपोजर नहीं होगा जो भी प्राइवेटली जो भी चीज़ हुई है उसका। तो इससे ना कुछ ये रेज करता है कुछ इश्यूज़ को। जैसे कि पहला इशू ये कि क्या प्राइवेट एथिक्स की कोई भी बेरिंग नहीं है पब्लिक लाइफ पे या सोशल एथिक्स पे। दूसरा ये दिक्कत है कि जो भी हुआ प्राइवेसी में पब्लिक ऑफिशियल के घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, क्या उसका कोई भी इन्फ्लुएंस पब्लिक पे या सोशल पॉलिसी डिसीजन पे नहीं पड़ेगा? क्या ये लगता है आपको? और तीसरी बात कि क्या प्राइवेट एथिकल बिहेवियर को आप अलग कर सकते हो सोशल एथिक्स से, है ना? बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो वो सोसाइटी पे तो असर डालेगा ही ना भाई। और चौथा एक इशू ये कि क्या यहाँ पे पब्लिक या सोशल एथिक्स हो सकता है विदाउट अंडरलाइंग द पर्सनल एथिक्स? तो अगर इंडिविजुअल पर्सनल एथिक्स के बिना पब्लिक सोशल कैसे बढ़ोगे आगे? तो बहुत सारे सवाल हैं। जो सवाल उठते हैं ना, ये होके गुजरते हैं चीज़ों से, है ना। किस हद तक मोरालिटी का यूज़ हो रहा है, क्या रिलेशनशिप डेवलपमेंट है, इनर लाइफ, आउटवर्ड एक्सप्रेशन, पब्लिक और सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या जो लेजिटिमेट एक लीगल बाइफरफिकेशन आप कर पाओगे पब्लिक और प्राइवेट एथिक्स के बीच में? अच्छा, इसी के चलते एक एथिस्ट ने ये कहा कि ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है मेंटेन करना एक क्लियर और एक प्रिसाइज डिस्टिंक्शन को सोशल एथिक्स और पर्सनल, दैट इज इंडिविजुअल एथिक्स के बीच में। तो नो इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ विदाउट सोशल इम्प्लीकेशन, मतलब कोई भी, आप ये समझिए, कोई भी इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो होगा ही नहीं उस विदाउट सोशल इम्प्लीकेशन। आप समझो उस हर चीज़ का सोसाइटी पे आपके करी हुई हर चीज़ का कोई ना कोई असर आएगा। कोई ऐसी सोशल सिचुएशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो किसी इंडिविजुअल रिपरकशन से जो है ना हो के गुजरे, है ना। तो इन्होंने, ये जो एथिस्ट थी, इन्होंने ये बात कही कि जो पब्लिक पॉलिसी या सोशल एथिक्स हैं ये आपस में जो है एकदम मिली जुली सी हैं। पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वॉर, पॉवर्टी, एजुकेशन, रेसिज्म, इकोलॉजी, क्राइम, ये सब एग्जाम्पल हो गए ना सोशल एथिक्स के। और ये सारे ही सोशल इंस्टीट्यूशंस, उनका ये कहना है कि इसमें बहुत सारे इश्यूज़ को देखा जाता है हर एक सेगमेंट के सोसाइटी के। आप इसको ये नहीं कर सकते कि जो है
आप इसको इंडिविजुअल से अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा बिजनेस हो गया, एजुकेशन, टेम्पल, प्रोफेशनल एसोसिएशन, गवर्नमेंट जो है सभी लोगों को इन्वॉल्व करती है, क्योंकि ये सारे लोग ही इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, है ना। एक्सचेंज करती है आइडियाज़, ट्रेड करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, डिसीजन मेकिंग में सबको इन्वॉल्व करती है। तो ये एक दूसरे को ज़रूर इन्फ्लुएंस करते हैं जब ये इन चीज़ों में इंटरचेंज कर रहे होते हैं अपनी सोच को। तो इससे स्ट्रक्चर और मॉरल एनवायरनमेंट सोसाइटी का ज़रूर से ज़रूर अफेक्ट करता है। तो ऐसा इन्होंने कुछ क्लियरली बताने की कोशिश करी कि क्या है ये पब्लिक और प्राइवेट एथिक्स। अब देखिए, एथिक्स इन ह्यूमन इंटरैक्शंस, इसको हम आपको समझाते हैं। ह्यूमन एक्शंस के एथिक्स को देखिए, पहले चीज़ तो समझिए कि ह्यूमंस ना बड़ा इवैल्यूएटिव होता है अपने नेचर में, है ना। हर चीज़ समझता है, जानता है, इवैल्यूएट करता है। कोई भी इंसान कोई भी चीज़ जब करता है ना, तो हम उसके बिहेवियर को देखते हैं, समझते हैं, और उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि भाई इस इंसान ने ये काम सही किया या ये काम गलत किया, है ना। हर चीज़ हमारे घर में भी देखो, हम लोग कुछ अच्छा कर देंगे, मम्मी कहेंगी बढ़िया किया, नहीं अच्छा कर देंगे कह देंगे नहीं नहीं गलत है ना। तो अलग अलग चीज़ के टाइम पे आपके द्वारा करे गए हर कर्म को इंसान गुड या बैड में जो है वो डिस्टिंग्विश करता है। अब एथिक्स जो है, एथिक्स ये कहा जाता है कि एक फिलोसफिकल ट्रीटाइज है जो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता समझता है और कोशिश ये करता है कि जो भी कर्म करे, जो भी एक्ट करा जाए ह्यूमन के द्वारा, वो चीज़ हमेशा मॉरली राइट होनी चाहिए, या मतलब होनी तो चाहिए एथिकली करेक्ट में राइट। तो अब जो भी व्यक्ति ने करा वो मॉरली राइट है या रॉन्ग है, इस बेसिस पे ही जज करा जाता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे चीज़ें नहीं करी जा सकती। ये दिखाता है कि भाई हो सकता है ये जो फैक्ट हैं इसके क्या, उसके कुछ मीनिंगफुल फैक्ट्स हैं, मीनिंगलेस फैक्ट हैं, ये इस्टेब्लिश भी करता है, रिजेक्ट भी करता है इनको रैशनल बेसिस पे। यहाँ पे सही था, यहाँ पे ये फैक्ट नहीं सही था, इसके इम्प्लाई करेंगे, इनकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी उसको समझता है, और एक ज़रूरी एक रेलिवेंट कॉन्सिक्वेंसेस को निकालता है, इसके अलावा प्रॉपर अल्टीमेट कॉज को ध्यान में रखते हुए। तो अब इसको हम समझेंगे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एक्ट। ये क्या चीज़ है देखो, गौर से समझना। यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एक्ट्स ऑफ मैन या ह्यूमन में, और दूसरा होता है ह्यूमन एक्ट। तो एक्ट ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन एक्ट, इन दोनों में जो है वो डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है देखिए, हर एक एक्ट, हर एक एक्शन जो भी ह्यूमन ने किया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हर एक एक्ट ह्यूमन के द्वारा किया गया वो ह्यूमन एक्ट के अंदर आए, ये नहीं होता है। अब इसको और क्लियरली समझिए। जैसे कि कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी, हम सबकी बॉडी के अंदर खून दौड़ रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है ना, और ये हो रहा है हमारे साथ में, हमें हमारा शरीर ही कर रहा है, लेकिन हमारा कोई इस पर कंट्रोल तो है नहीं, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम ह्यूमन एक्ट के अंदर नहीं रखते हैं, हम इन चीज़ों को ह्यूमन एक्ट के अंदर नहीं रखते हैं। ऐसे जो एक्ट होते हैं जो ह्यूमंस के कंट्रोल के ऊपर होते हैं, दोज विच दे शेयर इन कॉमन विद एनिमल्स, है ना। अब एनिमल्स के साथ भी ये चीज़ सेम चीज़ होती है, हमारे साथ भी सेम चीज़ होती है। इन चीज़ों को बोलते हैं प्यारे से साथियों, क्या बोलते हैं? एक्ट्स ऑफ ह्यूमन। ये आपका शरीर खुद ही कर रहा है, इस पर आपका कोई जोर नहीं। और एक्ट ऑफ ह्यूमन ये इनवॉलंटरी हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ये नहीं कहते हैं कि दिल धड़को ना, है ना, वो तो अलग की बात है लेकिन ऐसे नहीं कहते आप दिल धड़को ना, दिल धड़कता रहता है, सांस लो ना, सांस लेते रहते हैं भाई। इसलिए आप मॉरली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। एक्ट्स ऑफ ह्यूमन के लिए आप मॉरली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते कि अरे दिल उसका गलत धड़क गया। और जहाँ आप सोच समझ के दिल लगा के धड़का लेते हैं ना, वहीं पे आप राइट और रॉन्ग जो है वो हो जाते हैं। तो समझिए आप एक्ट्स ऑफ ह्यूमन क्या हो गए। अब दूसरी तरफ क्या आया? दूसरी तरफ आया ह्यूमन एक्ट। ह्यूमन एक्ट क्या है? जिसमें आप सोच समझ के अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, है ना। ये ऐसा एक्ट है जिसमें आप अपनी नॉलेज का यूज़ कर रहे हो अपने उद्देश्य को पाने के लिए, गोल को पाने के लिए। तो आप एक्ट, ह्यूमन एक्ट को आप डिस्टिंग्विश करोगे किससे? एक्ट ऑफ ह्यूमन से, जो कि बिना किसी इंटरवेंशन के या सोच समझ के फ्री विल से जो है करे जा रहे हैं, ठीक है। अब चलो इतना समझे, पहले समझो अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एक्ट। मैंने आपको समझाया ह्यूमन एक्ट क्या है। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस। अब कुछ एलिमेंट समझाती हूँ ह्यूमन एक्शंस के। देखिए ह्यूमन एक्शंस जो बनता है ह्यूमन एक्ट, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ये चीज़ हो गई टू द इनर कॉजेज या कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट विच जनरेट अ ह्यूमन पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन एक्ट। अब आपके अंदर ऐसी क्या उतावलापन हुआ जिस कारण आपने उस पर्टिकुलर कर्म को करा,
समझे? तो अगर आपको ह्यूमन एक्ट को समझना है, तो अगर आपको समझना है तो ये चीज़ आपको दर्शानी पड़ेगी। यहाँ पे दो सबसे ज़रूरी एलिमेंट है उसके अंदर, और दो ज़रूरी ये चीज़ है जो इस ह्यूमन एक्ट को जो है करवाती हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है इंटेलेक्चुअल एलिमेंट। इंटेलेक्चुअल एलिमेंट मतलब आपकी नॉलेज जिसे हम कहते हैं, है ना। अगर यहाँ पे ये समझिएगा, एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो है, 1 सेकेंड, ओके, पहला एलिमेंट जो है वो हो गया इंटेलेक्चुअल एलिमेंट, दैट इज आपका समझ लो नॉलेज, हाँ, जितना ज्ञान उस तरह से कर्म। और दूसरा जो हो गया वो आपका हो गया वॉलेटिव एलिमेंट। वॉलेटिव क्या है, नाम ही जैसे कह रहा है, क्या, फ्री विल, हाँ। अब आपकी इच्छा है, आप एकदम आप चाहते हैं करना, है ना, आपको आज़ादी है आराम से चीज़ें करने की। तो जो सवाल है फ्री विल का या ह्यूमन को फ्रीडम जो होता है ना, ह्यूमन के फ्रीडम का, अपने चॉइस के हिसाब से काम करने का, है ना, तो ये सब जो है वो फॉर्मुलेट करा जाता है एज डिटर्मिनिज्म वर्सेस इनडिटर्मिनिज्म इस चीज़ में। अब यहाँ पे मैंने एक जगह पे कहीं पे इसको डिटर्मिनिज्म वर्सेस, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, डिटर्मिनिज्म वर्सेस इनडिटर्मिनिज्म में ये चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो अब यहाँ और समझिए कि इनडिटर्मिनिज्म जो है वो ऐसी थ्योरी है, दो नॉट डिनाइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स एंड सर्टेन एक्सट्रिंसिक फोर्सेस ऑन ह्यूमन एक्शंस, बल्कि कहती है, इंसिस्ट करती है ऑन द रियलिटी ऑफ फ्री विल पे या ह्यूमंस की कैपेसिटी पे कि वो फ्रीली जो चाहें वो कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो ये जो व्यू है, ये बात कहता है कि जो ह्यूमंस हैं वो एक्सेप्शन में आते हैं टू द रिजिड डिटर्मिनेशन दैट अकर्स इन द नेचर। जो प्रकृति में देखने को मिलता है, काफ़ी रिजिड डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन ह्यूमंस इससे अलग हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई कि दो चीज़ मिलके यहाँ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ह्यूमन एक्शंस को, एक आपकी नॉलेज, एक आपकी फ्री विल। अब तीसरी बात आती है इम्पीडमेंट्स फॉर ह्यूमन एक्ट्स। देखिए, जो ये प्रोसेस है ह्यूमन एक्ट को परफॉर्म करने का एक व्यक्ति के द्वारा, ये हो सकता है कि कुछ रुकावटें लेकर आए, विच दो मे नॉट नलिफाई द ह्यूमन एक्ट और मेक इनवॉलेंट्री, but they reduce the imputability or culpability of the individual, thereby making him less responsible for the particular act. अब इसको सिंपल से भाषा में ऐसे समझिए कि हो सकता है कि इंसान जैसे कोई चीज़ करना चाहता है, तो कोई चीज़ करना चाहता है, अब उस चीज़ को करने के लिए वो तत्पर है, उत्सुक है, वो सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिससे बीच में जो है, जो भी उसने एक्शन लिया, जो भी उसने कर्म करा, उससे उसकी इम्प्यूटेबिलिटी कम हो गई। अब इम्प्यूटेबिलिटी क्या होता है मैडम? देखिए, ये जो इम्पीडिमेंट है इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कुछ मुश्किल कर दे करना, है ना। कोई चीज़ आप कंप्लीट करना चाहते हो लेकिन वो बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हो रही है ना। तो आप कुछ करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, कोई आप अपने आपकी मर्जी भी है, आपके पास नॉलेज भी है, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें आ गई जो आपका वो पर्टिकुलर एक्ट जो आप कर रहे थे उसको कुछ जो है कम रिस्पॉन्सिबल बनाया। आप चाहते हो कि जो है मैं यहाँ जाऊँ, अब वो कहीं आप नहीं जा पा रहे, हाँ, या आप चाहते हो कि मैं इसके साथ घूमने जाऊँ, अब वो नहीं जा पा रहे, कोई भी वजह हो सकती है। तो कुछ जो ऐसे मेन इम्पीडिमेंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी की इंटेलेक्चुअल या वॉलेटिव जो है जो मैंने बताया कि एलिमेंट्स को ह्यूमन एक्शंस के, वो कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इग्नोरेंस, पैशन। अब इसका भी एग्जाम्पल अभी समझाती हूँ, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। हैबिट या फिर फियर। अब इसको आप अपने एग्ज़ाम से रिलेट करके देखो। अब आपको एग्ज़ाम निकालना है, अब आपके अंदर मानो उस चीज़ को लेके, मतलब आपको नौकरी चाहिए, लेकिन अब क्या है कि भाई आप बहुत लापरवाह किस्म के आदमी हो, आप इग्नोर करते हो चीज़ों को, है ना। तो ये हो सकता है कि आपके जो कर्म है उन्हें बहुत अच्छा ना कर पाए, आपके अंदर पैशन की कमी है, जज्बा नहीं है आपके अंदर, तो आप जो चीज़ चाहते हो वो शायद आप ना चाह पाओ। अच्छा, फिर आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं या आपको किस काम को करने में डर लगता है, तो ये सब वजहें ऐसी हो सकती हैं, ठीक है, जो है आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो ये इम्पीडमेंट्स फॉर ह्यूमन एक्ट्स जो है वो मैंने आपको बता दिया, क्या चीज़ ऐसी हैं जो रुकावट बन जाती हैं आपके कर्मों में, ठीक। अब एक सवाल ये उठता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्शंस को। अब
आपके सामने एक चीज़ ये होगी कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, इस चीज़ को बताने के लिए क्या कोई ऐसा एक स्केल है या कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें बेबा बता दे? देखो बिल्कुल, आपके द्वारा करा गया कर्म, ह्यूमन एक्ट, ये मॉरली सही है कि नहीं सही है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ तो है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा मॉरलिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपको जज करना है कि ये सही है या ये गलत है जो ह्यूमन का एक्ट, तो आप 3 चीज़ों को ध्यान में लेके चलिए, 3 एलिमेंट्स को आप देखेंगे और उसी से आप मोरालिटी को समझ पाएंगे। पहला, सबसे पहले कि भैया ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, ठीक है। दूसरा, सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द एक्ट, जो आप काम कर रहे थे उसके, जब आपने जो किया उसके उस समय क्या सिचुएशन चल रही थी, क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे, ठीक। और तीसरा कि द एंड और इंटेंशन दैट द वन परफॉर्मिंग द एक्ट हैज इन माइंड, कि भैया मैं ये काम करूँगा तो मुझे अंत में क्या चाहिए। अब सपोज करो आपको पैसे की ज़रूरत है, आप गए, आपने कहा बैंक में जाता हूँ और मैं चोरी करूँगा और जो है यहाँ से लूट लेता हूँ, जल्दी से मैं बंगला ले लूँगा, मालदीव्स घूमने जाऊँगा, तो इसका मतलब कि आप एक गलत सोच पे जा रहे हो, ठीक। सर्कमस्टेंसेस में अच्छा आप ये समझो कि ऐसे तो किसी को मारना जो है वो पाप है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में आप परेशान हैं, आप मार दिए जाएंगे। हाँ, अब वो कोई जानवर बिल्कुल पीछे पड़ा है या कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, गलत चीज़ें कर रहा है और आप अपने आप को नहीं बचाएंगे तो जिससे जो है आपके साथ घार होने वाला है, तो फिर उस टाइम पे वो एक्ट जो है वो गलत नहीं कहलाने लगेगा ना। बहुत सारी जगहों पे जब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस मान लो हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस में आप बेवजह थप्पड़ खा रहे हो, लेकिन अगर आप खुद को बचाने के लिए कोई आपको मार रहा है तो उसको धक्का दे दोगे या उसको मार दोगे, मतलब माँ जान से मारने की बात नहीं कर रही हूँ, मार पीट दोगे, तो उस टाइम पे ये सेल्फ डिफेंस में आएगा, तो आप बच सकते हो। तो उस समय सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या है उस एक्ट का और एंड इंटेंशन आपका क्या है, इन 3 चीज़ों पे जज करता है क्या, ह्यूमन एक्शंस। अब एक यहाँ पे बात आती है, ये तो हम बाद में बढ़ेंगे आगे, बोनाफाइड मिस्टेक क्या होती है, थोड़ा सा ये समझते हैं हम, है ना, आगे बढ़ जाता है। बोनाफाइड मिस्टेक, अब ये समझिए बोनाफाइड क्या है, पहले ये समझिए। देखिए जो ये है ना बोनाफाइड, ये एक लैटिन वर्ड है, यूज करा जाता था उस समय इन गुड फेथ को बताने के लिए। उसका मतलब ये था, कॉमनली उस समय लीगल टर्म में यूज़ करते थे कि अगर मान लीजिए जो पार्टी है वो फेल कर जा रही है, लॉ नहीं फॉलो कर पाई इन अटेम्प्टिंग टू कलेक्ट अ डेप्थ, तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन में ऐसे समझो कि बोनाफाइड मिस्टेक इज डिफाइंड एज एन ऑनेस्ट मिस्टेक दैट व्हेन रेक्टिफाइड क्विकली रिक्वायर्स नो पनिशमेंट। अब आपने क्या करा, गलती करी, ठीक, गलती करी और आपको एहसास हो गया गलत हो रहा है यहाँ पे, और आपने जल्दी से उसको गलती को अपनी सही कर लिया, तो इसका मतलब आपको कोई भी इसके लिए दंड या पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। समझे, आपको समझ आ गया। तो बोनाफाइड मिस्टेक एक लीगल टर्म है, मतलब कि अनइंटेंशनली आपने कोई गलती कर दी है, आप समझ नहीं पाए, बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं करी है, और आपने उसको करेक्ट भी कर दिया, तुरंत करेक्ट कर दिया, ताकि जो है आपको समझ में आ गया, तो ये लीगल एक्शन आपके खिलाफ नहीं होगा। एग्जाम्पल समझिए, एक उसको क्रेडिटर के तौर पे लिया है कि एक क्रेडिटर जो है वो क्लेम करेगा बोनाफाइड एरर को, है ना, माइट बी कंटिन्यू टू अटेम्प्ट टू कलेक्ट अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी बीन पेड। मान लो ऐसा है कि एक ये व्यक्ति है, इसने कुछ इंस्टॉलमेंट उसकी होगी या कुछ कर्जा होगा जो ये व्यक्ति को लेना होगा, अब इसने पे कर दिया है ये पैसा, लेकिन स्टिल क्या है कि ये व्यक्ति इससे पैसा मांगे पड़ा है, ठीक। तो इफ़ द पे ऑफ हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली, अब ये मान रहा है, क्यों मांग रहा है, क्योंकि पे ऑफ जो इसने पे किया है वो रिकॉर्ड सही से हुआ नहीं, कोई क्रेडिटर या कोई सिस्टम एरर की वजह से, है ना, और बिकॉज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इसके पास है, बेचारे के पास, तो ये बार बार मांग रहा है। तो अगर ये चीज़ बोनाफाइड मिस्टेक में आएगी, और एक मिस्टेक इन लीगल जजमेंट हाउएवर इज नॉट ऑर्डरली कंसिडर्ड अ बोनाफाइड मिस्टेक। अब एक बात ये समझिएगा, है ना, ये तो बोनाफाइड मिस्टेक में आई, डेब्ट करेक्टर जो है वो ये कह रहा है, लेकिन जब इस पर बात आएगी, कहेगा कि अरे भैया मैं दे चुका हूँ पैसा, तब भी मेरे पीछे पड़ा है, तो ये अपने प्रोसिक्यूशन में अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ये डिफेंड खुद को कर सकता है कि मुझे जब मिला ही नहीं, मैं अनइंटेंशनली इस गलती को कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, एक मिस्टेक जो लीगल जजमेंट में आती है, हालांकि ये एक ऑर्डिनरी, इट इज़ नॉट ऑर्डिनरीली कंसिडर्ड बोनाफाइड मिस्टेक, और जो बोनाफाइड मिस्टेक होती है वो मैंने आपको बता दिया।
अब एक बात आती है कि भैया जो ह्यूमन एक्शंस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। मैंने बताया ह्यूमन एक्शंस क्या है, ह्यूमन एक्ट की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है सब कुछ चीज़ें। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। देखिए एथिक्स का मेन फोकस ये होता है ह्यूमन एक्शंस पे और उनकी मोरालिटी पे कि वो कितने सही और कितने गलत हैं। हालांकि एथिक्स का जो फोकस होता है वो सिर्फ लोगों के ह्यूमन एक्शंस पे जो सोच समझ से करते हैं होता है ना, और जो इग्नोरेंस में करते हैं उस पर नहीं होता कि कर दिया बस समझ नहीं आया गलती से कर दिया, ठीक है ना। तो अब एथिक्स जो ह्यूमन एक्शंस में होते हैं उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपको समझाते हैं। सबसे पहला तो भैया वो होता है, मैं बताती हूँ, सम्मम बोनम। क्या है ये? देखिए एथिक्स मदद करता है हाईएस्ट गुड को अचीव करने में फॉर ह्यूमन बींग्स। सबसे अच्छा तभी होगा, लोगों के लिए भी होगा, हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी कब? जब आप एक अच्छा मॉरली करेक्ट काम करोगे, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्लेजर, या हैप्पीनेस आपको मिल सकती है, या एक समाज का, एक मानव सभ्यता का वेलफेयर हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन एक्शन से क्या हो सकता है? एक तो सम्मन बोनम, पहला, ठीक है। दूसरा रैशनलिज्म। क्या है? रैशनलिज्म मतलब एथिक्स प्रिस्क्राइब करता है कि वेल इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स को, कि ये सही है, ये गलत है, और ये एक इंसान फॉलो करे ताकि सही हो, बढ़िया तरीके से हो। और ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, सिद्धांत हैं, वो एक ऑब्लिगेशन लगा देते हैं, एक रीजनेबल ऑब्लिगेशन लगाते हैं कि कोई व्यक्ति इसमें कोई गलत काम ना करे, जैसे क्राइम ना करे, थेफ्ट ना करे, फ्रॉड वगैरह ना करे। तो इसके लिए क्या होता है, हम सोचते नहीं है रैशनल डिसीजन क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो हम हो सकता है किसी से ले लें, उसके बाद हमें सारे दे दें, ना कि किसी की पॉकेट मार दें, क्योंकि एथिकली वो चीज़ गलत है और इससे आगे बहुत गलत होगा। तो इस वजह से कॉन्सिक्वेंसेस जो ह्यूमन एक्शंस के हैं वो तरीके, एक तो आपको कुछ करके अच्छा लगेगा, और दूसरा आप हमेशा सही राह पे चलोगे अगर आप एथिकली सही चलो, ठीक है। तो अच्छा, रैशनलिज्म का एक एग्जांपल बहुत बढ़िया सा बताती हूँ मैं आपको कि जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने वही वाला बताया था कि पर्स है, उसमें खूब कैश भरा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक, अब आपको मिल गया। अब एथिक्स हमें कहेगा कि भाई देखो इस पर्स को लौटा दो, इसमें जो सामान है सामान सहित लौटाओ, ठीक। और ओनर वाइल एब्सेंस ऑफ एथिक्स, जिसमें एथिक्स नहीं होगा, वो कहेगा छोड़ो कैश रख लेते हैं, भगाओ, नहीं लौटाते हैं, है ना ओनर को। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको एथिक जो है वो चीज़ों को डिफाइन करने में, चीज़ों को समझाने में बहुत असरदार होगा। अच्छा, अब तीसरा क्या है? तीसरा इसके अंदर आता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। क्या? इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। देखो एथिक्स एम्पावर करता है हमें, नॉलेज ऐसी आएगी जिससे हम सोच समझ के बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे, चाहे प्राइवेट लाइफ में लें और चाहे पब्लिक पॉलिसी में लें। तो एथिक्स एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है ना, एक इंसान अपने कर्मों को समझेगा, जानेगा, अपनी चॉइस को समझेगा, अपने डिसीजन को समझेगा और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेगा। तो ये किसका कॉन्सिक्वेंस हुआ? फिर एक इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ कि मेक्स एक्शन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। अब ये क्या है? मेक एक्शन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। देखो एथिकल स्टैंडर्ड मदद करते हैं ऐसे उद्देश्यों को, ऐसे गोल्स को बनाने में, ऐसे एक्शंस को करने में जो हमें एक अच्छी ज़िंदगी दें, एक अच्छी लाइफ दें और हम सोसाइटी को अच्छे से सर्व कर पाएँ। अगर एथिक्स नहीं है तो ह्यूमन एक्शन कुछ भी करता है, एमलेस कुछ भी काम करते रहोगे। हाँ, तो एथिक्स हमें एक ऑब्जेक्टिव देता है, उद्देश्य देता है कि हम अगर ये काम आज आप पढ़ रहे हो तो आज आप कल को आप ऑफिसर बनोगे, देश को आप सर्व करोगे, तो एक अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हो। तो एथिक्स हमें एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच देता है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं सॉल्व्स मॉरल डिलेमा। हाँ, अब ये क्या हो रहा है भैया? देखो एथिक्स हमें एक प्रिंसिपल ऐसा प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम क्लियर व्यू होता है, हमारे एकदम बढ़िया सामने साफ़ सुथरी सोच है, साफ़ सुथरा व्यू है मॉरल प्रॉब्लम का। इससे हम गफलत में नहीं फंसते, क्या सही है क्या गलत है इसको सोचने में बहुत टाइम नहीं जाता हमारा, हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद आता है यहाँ पे बिल्ड्स हेल्दी पीसफुल एंड बेटर सोसाइटी। अब इसमें क्या चीज़ है? इसमें ये बात है कि भैया एथिक्स हमें मदद करता है कि हम प्रॉपर रूल्स फॉलो करेंगे, रेगुलेशन फॉलो करेंगे, है ना, और ये रूल्स रेगुलेशन हमें एक स्टेबिलिटी देंगे, हमें सोसाइटी के अंदर चींपा नहीं होगी, ठीक है। सही चीज़ करोगे, सही बिहेवियर करोगे तो एक शांति बनी रहेगी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और चीज़ें भी रोकने में मदद करता है, लॉस ऑफ लाइफ नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा पब्लिक प्रॉपर्टी का, जो फैमिलीज टूटती हैं वो नहीं होंगी, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं होगी, क्राइम करप्शन नहीं होगा, अल्कोहल ड्रग अब्यूज़ नहीं होगा, अब्यूज़ टू विमेन चिल्ड्रन या दूसरे वल्नरेबल मेंबर सोसाइटी के उनको नहीं होगा,
ठीक है ना, वेस्टेज नहीं होंगे रिसोर्सेज के, रिसोर्स बुरी तरह से यूज़ नहीं होंगे। तो एथिक्स हमें अच्छी बुराई के साथ साथ एक गलत चीज़ों की राह पे भी जाने से रोकता है। और इंडिविजुअल्स के लिए एथिक्स, जो एथिकल एक्शंस हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सकते हैं। एक पर्टिकुलर व्यक्ति है सपोज करिए, तो क्या क्या कर सकता है, वो बहुत चीज़ें कर सकता है। जैसे उसको हैप्पीनेस मिलेगी, है ना, खुश रहेगा, पॉजिटिव आउटलुक होगा सोसाइटी को लेके, उसकी जो सेंस ऑफ बीइंग है वो और बढ़ेगा, एक्सेप्टेबिलिटी, लाइकेबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, इंटरपर्सनल रिश्ते आपस के बढ़िया रहेंगे, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। और सोसाइटी के लिए एथिक्स, ह्यूमन एक्शन क्या करेंगे, पीस और हार्मनी लेकर आएंगे, अच्छी गवर्नेंस होगी, जस्टिस होगा, इंक्लूजन होगा, इक्विटेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा सबका। इसके अलावा हेल्दी सोसाइटी होगी, सस्टेनेबल लिविंग होगी, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी होंगी। तो ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताना चाहती हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट, ये क्या है, थोड़ा सा मैं यहीं लिख देती हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट, ये क्या चीज़ है, थोड़ा जानिए। देखिए, ये जो सिद्धांत है कहता है कि एक्सप्लेन करता है परमिसिबिलिटी ऑफ अ एक्शन को दैट कॉजेस हार्म एज अ साइड इफेक्ट ऑफ प्रमोटिंग सम गुड एंड। अब आपने कोई कर्म करा, ठीक, उस कर्म को करने की वजह से अच्छाई तो होगी, लेकिन उस अच्छाई को पाने के चक्कर में कुछ थोड़ी सा हार्म भी होगा, कुछ दिक्कत भी होगी। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से अगर एक इंसान का बिहेवियर या कंडक्ट ये सोच समझ के करा गया है किसी एक उद्देश्य को, गोल पाने के लिए, और ये गोल जो पाना चाहता है वो मॉरली सही चीज़ है, लेकिन रिजल्ट के तौर पे क्या होगा कि इस काम को करने का कुछ साइड इफेक्ट के तौर पे भी साइड इफेक्ट भी होंगे और उससे कुछ हार्म भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो उस समय अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये एक्सेप्टेबल है कि आप पर्टिकुलर बिहेवियर या कर्म को कर दो। एथिक्स कुछ जनरल प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं कि आप डिसाइड अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो, डबल इफेक्ट हो रहा है, उससे कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही भी हो रहा है, तो इस टाइम पे आप कैसे क्या करोगे। तो इसमें ये बताया गया है, पहली चीज़ तो कि जो एक्शन जिससे डबल इफेक्ट पैदा होते हैं वो या तो गुड, अच्छे हों, या इनडिफरेंट, दैट इज़ नॉन इंटरेस्टिंगली लॉन्ग, ठीक है। दूसरी बात कि गुड इफेक्ट जो हो रहा है वो इमीडिएट, दैट इज़ ऐसा नहीं है कि ईविल इफेक्ट के माध्यम से कुछ गलत हो रहा है उसके माध्यम से कुछ अच्छा तुम पा रहे हो। अब ऐसा नहीं कि तुमने कुछ किसी को मार दिया और तुम्हें पैसा मिल गया तो लो भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंटेंशन, पर्पस दोनों अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे जो अच्छा रीज़न है वो ज़्यादा हो, अच्छा कॉज ज़्यादा होगा, पहले अच्छाई को रखी जाएगी, किसी अच्छे काम को करने के लिए आप कर्म वो कर रहे हो, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल में सीन क्या है कि एक फिजिशियन है सपोज करिए, ठीक, एक फिजिशियन ने एक सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन को डायग्नोस करा, ठीक है, एक प्रेग्नेंट औरत के अंदर जो डिलीवरी जिसकी होने वाली थी। तो फिजिशियन के ओपिनियन में ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों को बचा पाते, माँ को और बेटे दोनों को, माँ को और बच्चे को दोनों को। तो फिजिशियन एक सर्जिकल प्रोसीजर कर सकता है जिसपे उसका इंटेंशन हो कि वो औरत की लाइफ बचा ले। मतलब औरत की लाइफ बचाना मतलब एक गुड इफेक्ट है, भाई औरत होगी तो और बच्चे पैदा हो जाएंगे। और इस प्रोसीजर में वो देखता है कि जो छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट है, उसकी तो जो है डेथ हो जाएगी, तो क्या ईविल इफेक्ट हो रहा है ये। हालांकि फिजिशियन चाहता नहीं था कि ईविल इफेक्ट हो, वो नहीं चाहता था कि भैया बच्चा उसका मर जाए, है ना, बट लेकिन चूंकि भैया हो गया, है ना, तो ये तो औरत की ज़िंदगी बचाने के लिए करना पड़ा। तो ये कहानी है इसकी, है ना। समझ आए कि एक्चुअली में डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए बस, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एथिक्स एंड नेचुरल रीज़न, ये क्या है समझिए। देखिए, जब नेचुरल रीज़न आप एक्सरसाइज करते हो, है ना, तो एक इंसान क्या करता है, एक ऐसे कंक्लूजन पे आता है जिसमें कंसर्निंग द काइंड ऑफ लाइफ फिटिंग फॉर ह्यूमन बींग्स, ऐसा कुछ कर रहा है वो जो उस जीवन को चाहती है जिस तरह से ह्यूमन बीइंग को जीना चाहिए। मतलब एथिस्ट ये कहते हैं कि यहाँ पे एक इनहेरिटेंट फैकल्टी है रैशनल जजमेंट कंसर्न विद चूजिंग द राइट वे ऑफ एक्टिंग। भाई तुमको जो जीवन में चाहिए उस काम को करने के लिए तुम किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है ना। अगर तुम सही कर्म को करके अपनी चीज़ों को पा रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो, इस पावर का तुमने सही से यूज़ किया, सोच समझ के अपनी नॉलेज का यूज़ करके विजडम के साथ अपना कर्म किया,
तो फिर तुमको ये मॉरल वर्च्यू के हिसाब से, मतलब तुम ये समझो कि तुम सही पाथ पे जाके चीज़ों को पा रहे हो। क्योंकि एक इंसान हमेशा क्या चाहता है, ऐसा चाहता है कि हम ऐसी लाइफ पाएँ, है ना, ऐसा सुख भोगे। तो जो आइडिया है इस इनेट पावर का, मॉरल नॉलेज का, ये ओपन है टू एटलीस्ट टू इंटरप्रिटेशन। पहली बात तो ये कि ह्यूमन बीइंग्स आर एंडोव्ड विद द कैपेसिटी फॉर रैशनल थॉट। हम रैशनल डिसीजन लेते हैं ना, ठीक है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम सर्टेन प्रीमाइसेस, knowledge of which is not dependent on relevation, they can arrive at conclusion about right conduct। और दूसरा कहने का मतलब ये है कि interpretation, the relevant endowment is one of the faculty of moral sense, जिसके माध्यम से ये simply अपने को समझेंगे, अंतरात्मा आपकी बोलेगी कि ये सही कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो। तो ये व्यूज़ जो हैं उनको आप रैशनलिस्ट और इंट्यूशनलिस्ट ऐसे कह लो। एक तो हम सिंपली समझो, एक तो हम सोच समझ के ज्ञान के साथ हमारा क्या रहेगा, पैसा प्लस कितना पैसा पे कितना, जैसे हम लोग नहीं सोचते हैं कि यहाँ जा रहे हैं यार ये खाना खाते हैं, फिर देखते हैं 500 रुपये का खाना है, ओहो हो अच्छा 500 के हिसाब से महंगा नहीं है, तो ये छोड़ो यहाँ से वहाँ से खा लेते हैं। तो हम रैशनल डिसीजन लेते हैं ना, सोच समझ के। एक हो गया ये। और दूसरा जो है वो है इंट्यूशनिस्ट, मतलब इसमें अब आप अंदर ही समझ रहे हो, आपकी अंतरात्मा कह रही है सही नहीं लग रहा है यार, ये अब आपको पता नहीं है लेकिन सही नहीं लग रहा है, समझ रहे। तो ये चीज़ एक अलग की चीज़ हो गई। तो इस तरीके से एथिक्स और नेचुरल जो डिसीजन है, इसमें ये तरह के दो तरह के जो है वो डिफरेंस आ जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्यारे साथी में ना, क्योंकि इसी से ही सारा कुछ जो वो होता है, मतलब मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंत ज्ञान वाद, ठीक है। तो चलो ठीक है, जो भी है ओके। अब नेक्स्ट क्या आता है समझते हैं और चीज़ों को। देखिए नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन वैल्यूज़। ये टॉपिक है हमारा ह्यूमन वैल्यूज़, लेसन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रिफॉर्मर्स। तो पहले ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है इनको जान लीजिए। देखिए वैल्यूज़ according to or against which we act are the unavoidable and essential element of all important decision in the human arena। देखिए वैल्यूज़ जिनके साथ या जिनके खिलाफ हम लोग कर्म करते हैं, अपने सारे डिसीजंस को लेते हैं, और वैल्यूज़ एक लिंक होती हैं जो हमारे पर्सनल परसेप्शन को, हमारा जो सोच है, हमारा जो है परसेप्शन है, उसको कैसे हमारे जजमेंट के साथ लिंक कराती हैं, है ना। हमारे जो मोटिव हैं, हमारे एक्शंस हैं, उनके साथ लिंक कराती हैं हमारे पर्सनल थॉट्स को। अब सेम अप्लाई होता है जब हम सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को समझते हैं। मेक और ब्रेक आइडिया इज दैट वैल्यूज़ और परसेप्ट्स एंड अलग अलग और प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो लाइफ में हम करते हैं, वो एटलीस्ट फंडामेंटल है समझने के लिए इंसान को या सोसाइटी को, एज आर द मच वॉलेंटेड फिजिकल नेसेसिटीज़। अब ये काफ़ी असेंशियल है, अगर किसी इंसान को इम्प्रूव होना है या सोसाइटी को इम्प्रूव होना है, वैल्यूज़ उसके अंदर होनी चाहिए। और वैल्यूज़ को हमने शुरुआत में आपको पढ़ाया भी है कि क्या होती है क्या नहीं होती है। तो अब जैसे कि कहते हैं कि जो है सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंस है वायलेंस की, वॉर की, हेट की, क्राइम की, ज़्यादातर सोसाइटीज़ में, एराज में, इतिहास से हम देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ना ह्यूमन वैल्यूज़ को तो एकदम रिफ्यूट करती है ना। ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं होंगे तभी तो इतना कुछ दंगे वंगे होते होंगे। हालांकि जो वैल्यूज़ हैं वो द वैल्यूज़ डू गो बैक टू द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन सोसाइटी। देखिए अभी तो हम सोचते हैं ना कि पास में इतना कुछ होता होगा तो मतलब ह्यूमन में वैल्यूज़ की बहुत कमी होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वैल्यूज़ बहुत पहले से है, मतलब अर्लीस्ट रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड ह्यूमन सोसाइटी और रिलीजन्स हैं, एंड हैव समहाउ परसिस्टेड थ्रू आउट ऑल एराज। हमने देखी है, सारे कल्चर में देखने को मिली है ये। इस सेंस में देखा जाए तो ये यूनिवर्सल थी, है ना। और ये जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया ह्यूमन बीइंग का, सिविलाइज होता गया ह्यूमन बीइंग, तो ये और ज़्यादा बढ़ती गई, है ना। तो वेयर बाय द असर्शन ऑफ दीज वैल्यूज़ बिकम इवेंचुअली मोर एंड मोर सिक्योर एंड अब नाउ ऑन इंटरेक्टिव ग्लोबल स्केल। अब तो पूरे विश्व आपस में ही जो है क्या ज़माना आ गया, एकदम ग्लोबलाइजेशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटरनेशनल लॉज और प्रैक्टिसेस के अंदर भी इन चीज़ों को डाला जाता है। तो ये हमने कुल मिला के बात कर दी ह्यूमन वैल्यूज़ की। अब आप कहेंगे कि ठीक है, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर क्या होता है मैम, ये तो बताइए।
देखिए ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं ये कैसे बनती हैं, ये बनती है एक्सप्रेस करी जाती हैं बहुत सारी तरीके से। पहली चीज़ कि कोई भी चीज़ जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मॉरल प्रिंसिपल्स की तरफ हो एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ जेनरेटिंग। हालांकि जो जेन्युइन, जो सही ह्यूमन वैल्यूज़ होंगी, एकदम जेन्युइन होंगी, वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एकदम आपको चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल नहीं होंगे जो डेवलप कर दिए एकेडमिक्स ने या कोई ज्ञान बांट रहा है प्रीचर उसने। बट इसमें जो एक अच्छी ह्यूमन वैल्यूज़ होंगी उसमें लाइफ एम्बेडेड आइडियाज़ होंगे, ठीक है। उनमें वो चीज़ें होंगी कि जो मतलब जस्टिफाई करती हैं उस पर्टिकुलर ह्यूमन वैल्यू को, बिकॉज हम ह्यूमन हैं और वैल्यूज़ जो हैं वो आर नॉट डिवाइनली ऑब्टेन रूल्स ऑफ बिहेवियर। कुदरत ने हमें नहीं दे रखी हैं कि हमें ऐसे करनी है, ठीक है। नॉट कमांडेड सेट इन स्टोन, ऐसा नहीं था कि कुदरत ने एक छाप दिया ये ऐसे ऐसे करो, है ना। ये तो हमारे अंदर हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, ये रिलेटेड हैं अलग अलग कल्चर से, यूनिक पर्सन से, सिचुएशंस से जो डेवलप होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं ह्यूमन टर्म्स में। ह्यूमन का उद्देश्य क्या है, वो सब कलेक्टिवली जो है वो रिप्रेजेंट होती हैं ये। तो अब आप कहेंगे कि भैया बहुत देर बातें आपने बता दी, कि कृपा करके मुझे इतना बता दीजिए मैम, एग्जाम्पल दे दीजिए कि बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ में क्या क्या आता है। बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ में आता है भैया ट्रूथ, लव, केयरिंग, पीस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस। तो ये बढ़िया बढ़िया बातें मैंने बताई ना आपको। हाँ, अब ये सब तो मैं आपको जो है ठीक है, इसके पहले ही सब कुछ समझा देती हूँ। तो देखो भैया क्या क्या चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ों को हम थोड़ा सा समझेंगे। पुराने वाले से थोड़ा सा बदलाव है इस वाले चैप्टर में, मतलब इस वाली सीरीज़ में। तो देखो भैया ट्रुथ, लव, केयरिंग, इसके अलावा आती है, इसमें नाम है पीस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसके साथ साथ जस्टिस का। तो अब हम इसको समझते हैं। ट्रुथ को पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखिए सच्चाई, ट्रुथ, सच, है ना। किसी भी मैटर में आ जाए, कोई भी बात हो जाए, ये किसी की विल या विश पे डिपेंड नहीं करता, बट ये खुद में ही इंडिपेंडेंटली ये क्या है, बहुत अलग और बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट है किसी के डिज़ायर से, रिलेटेड उनके इंटरेस्ट से, ओपिनियन से, एविडेंस से। मतलब आप ये समझिए ट्रुथ क्या है ना। एविडेंस दैट truth is an inherent value in the human psyche is found in the fact that no one likes to be called a liar, not even most liars। देखो सच्चाई खुद में ही इतनी ज़्यादा यूनिक है कि खुद झूठा भी व्यक्ति होगा तो वो भी झूठा कहलाना नहीं पसंद करता है ना। मतलब ये इतनी ज़्यादा सुप्रीम वैल्यू है। बहुत मुश्किल है एक ज़िंदगी को जीना, है ना, सस्टेन करना एक लाइफ को, दैन टू मेंटेन अ ट्रूथ। फर्दर इट इज़ मच हार्डर टू सस्टेन फर्दर इट इज़ मच हार्डर टू सस्टेन अ लाई दैन टू मेंटेन अ ट्रूथ, बिकॉज वन लीड्स टू अनदर until the complexity is unmanageable। एक छोटी सी बात आपके माता पिता ने आपको समझाई होगी कि एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, हाँ, और सच एकदम सीधा खड़ा रहता है। इससे से आप समझ लीजिए कि ट्रुथ एक कितनी इम्पोर्टेंट वैल्यू है। आप झूठ भी बोलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि वो सामने वाला उसको सच मान ले, तो सोचिए सच खुद में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। फिर दूसरा जो मैंने बताया लव, केयरिंग। देखिए शब्द है लव, है ना, इसको बहुत बड़े सेंस में लिया जाता है ना, वाइड सेंस ऑफ केयर या कंसर्न फॉर। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके प्रति आपकी केयर या उसके प्रति आपका कंसर्न खुद भी आ जाता है। तो ये एक बेसिक कैटेगरी के तौर पे लिया जाता है। जनरल वैल्यू या जनरल ह्यूमन वैल्यू ये ऐसी है जो रिलेट करती है टू कंसर्न एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड द इन्वायरमेंट। और जो वर्ड है ये लव का, है ना, यहाँ जो यूज़ करा गया है ये एक ब्रॉडर सेंस में, ये देखिए, दैन इन द कॉमन पार्टलेंस वेयर आप अभी लव सोचोगे ना तो लव में आप खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लव सोचोगे, सिर्फ लव यहाँ तक सीमित नहीं है। लव क्या होता है? लव
प्रेम ये एक अनसेल्फिश केयर है और कंसर्न है फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड एज लार्ज। तो लव सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता कि मैं उसको गर्लफ्रेंड या मैं उसको बॉयफ्रेंड बना लूँ, बल्कि मेरा लव अपने कंट्री के प्रति क्या है, अपने माता पिता के प्रति क्या है, अपने कर्म के प्रति क्या है, अपने एम के प्रति क्या है, अपनी सोसाइटी के प्रति क्या है, इस विश्व के प्रति क्या है, और उसके लिए आप काम करते हो बिना किसी मतलब के। समझे? तो द लेस सेल्फिश इट इज़, जितना ये कम मतलब होगा उतना ज़्यादा समझ लीजिए कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, उतना ही आप में प्रेम है। ठीक है ना? बीइंग नीदर अ सेंसेशन एन इमोशन और मेयर कंसेप्शन बट बीइंग आइडेंटिफाइड ओनली एट द हार्ट एंड कोर ऑफ द ह्यूमन कंसाइंसनेस। अंतर आत्मा से प्रेम निकलता है। ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि ह्यूमन की सोल से, अंतर आत्मा से, उसके समझ लीजिए स्पिरिट से, इसकी साइकी से निकल रहा है, कॉमन है। इट इज़ कॉमन टू इंक्लूड एल्ट्रुइज्म, अंडरस्टैंडिंग द फॉरगिवनेस, मतलब समझते हैं ना, हर चीज़ बहुत है। वर्ल्ड इसी जो लव है इसके अंदर सब है। आप उसमें क्षमा भी करोगे, आप उसमें प्रेम भी करोगे, आप उसमें समझोगे भी सामने वाले को, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो सेकंड आपने लव केयरिंग को समझा। फिर आया पीस। अब देखिए पीस मतलब शांति। देखिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पॉजिटिव वैल्यू है पीस। ये एक्सपीरियंस है हार्मनी का, जिसमें शांति होगी तो भाईचारा होगा, बैलेंस भाईचारा होगा, मेंटल कंडीशन बढ़िया होगी। पीसफुलनेस एक इंसान की ज़िंदगी में अगर है, सोसाइटी में है, तो समझ लीजिए सब पॉजिटिव होता जाता है। कन्फ्लिक्ट कब होते हैं? जब कन्फ्लिक्ट होते हैं, जब आपस में झगड़ा होता है, तो पीस इंडेंजर में होती है। समझिए, पीस खतरे में आती है या ख़त्म हो जाती है। ठीक है? पीस पीस इज़ द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस। यहाँ पे शांति क्या है? शांति मतलब कि वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई वार नहीं है, कोई गलत नहीं हो रहा। ठीक है ना? इट इज़ टैंजिबल प्रेजेंट व्हेन एक्सपीरियंस इंडिविजुअली एज अ पीस ऑफ माइंड। आप समझो एकदम मन की शांति रहती है, म्यूचुअल, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, आप खुश रहते हो, फ्रेंडलीनेस टॉलरेंस का आपके अंदर ये खुशी पाते हो। तो पीस ऑफ माइंड जब इंडिविजुअल की बात करते हैं, मन की शांति। बट मन की शांति तो आप खुद में मन में शांत हो सकता है, समाज में बहुत झगड़ा हो रहा हो लेकिन आप मन में शांत हो, ठीक। लेकिन पीस इन सोसाइटी क्या होती है? जब पीस सोसाइटी में कैसे, समाज में कैसे शांति आती है? जब एक अच्छे अच्छे कर्म करे जाते हैं, ऐसे कर्म जो वायलेंट ना हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो, जो एक दूसरे को कोई बात खराब लगे सॉल्व कर ली जाए, टॉलरेंट हो, कंस्ट्रक्टिव हो, ठीक है। तो पीस हमने आपको बता दिया। और अब एक हेट्रेड समझा दूं ज़रा, है ना। पीस बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस सब समझा चुकी हूँ। जरा हेट्रेड एक इसमें अलग दिया हुआ है, हेट्रेड समझाओ। देखिए हेट्रेड एक नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स है कुछ लोगों के प्रति, आइडियाज़ के प्रति, और वो तब निकलता है जब आप किसी को, किसी या किसी चीज़ को, या किसी आइडिया को, किसी भी चीज़ को नापसंद करते हो, डिसलाइक करते हो, ठीक है। आप इनको समझो, हेट्रेड एक ऐसी इंटेंस फीलिंग है जिसमें आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप उसके गुस्से के प्रति आप ये निकल नफरत करने लगते हो। कभी कभी आप इसको लव का ऑपोजिट भी कह सकते हो, ठीक है। हेट्रेड आप किसी व्यक्ति से कर सकते हो, ग्रुप ऑफ पर्सन से कर सकते हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमने चाहिए, अगर इसको आपने नहीं जो है एड्रेस करा, इस पर नहीं सोल्यूशन लेकर आया, तो इससे आगे नफरत से ही वायलेंस होती है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दिस सेंस हेट स्पीच देखते हो ना, किसी को भड़का दिया, अब आपको भी नहीं पसंद, किसी ने बहुत बड़ा वो दे दिया, लेक्चर दे दिया, उसने हेट स्पीच फैलाई, तो इससे बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस हो सकती है, ठीक है ना। तो हेट स्पीच से कितनी दिक्कत हो सकती है समाज के अंदर, इसके लिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स पर रोक लगाएं जिससे हेट स्पीच या हेटेड प्रोपेगेंडा फैला जाए लोगों के बीच में, नहीं तो वायलेंस हो जाएगी। तो बहुत ही बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमें मिला है, लेकिन कुछ इसीलिए उसमें कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी नहीं कह सकते हो, लेकिन हेट स्पीच नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी तो अच्छी अच्छी बातें कहो, क्रिटिसाइज़ करो अगर कुछ गलत हो रहा है तो, अदरवाइज़ ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल दो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि बहुत सारे इंस्टेंसेस में ये देखने को मिला है कि अच्छी अप्रोच अगर ली गई है हेट स्पीच को टैकल करने के लिए, इन पर्टिकुलर साइबर हेट, ये सेल्फ रेगुलेशन है बाय पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मीडिया एंड इंटरनेट इंडस्ट्री के द्वारा। तो ऐसा अगर आपने करा है तो इससे क्या होगा कि अच्छा कर्म करोगे, एजुकेशन दोगे, काउंटर स्पीच करोगे, तो इक्वली ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मिसकंसेप्शन, मिस जो फैलाती है हेट स्पीच, उसको अगर हमें दूर करना है तो ये हमने यहाँ पे बात करी। अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक और हम कर लेते हैं, जो कहता है वायलेंस। अब जो शब्द है वायलेंस, ये निकला है एक लैटिन शब्द से, जिसे बोलते थे
यहाँ लिख देती हूँ, अच्छे समझ में आएगा। वायोलेंशिया जो निकल के आता है फ्रॉम द रूट विज, जिसका मतलब हो गया फोर्स से। यूजुअली वायलेंस दिखाता है ग्रेट फोर्स को, एक्सेसिव या कॉन्स्ट्रेंट को। जो पहली दो मीनिंग हो गई ना, फोर्स और एक्सेसिव फोर्स, एक फोर्स और एक अत्यंत फोर्स, ये लिया गया है स्टैंड पॉइंट ऑफ एजेंट्स की एक्टिविटी से। ये हम कह रहे वायलेंस कर रहे हैं तो हम हैं, ये मान लो, ठीक, हम क्या है, मतलब ये समझ लो ए पर्सन है, ये वायलेंस कर रहा है तो ये फोर्स लगा रहा है, एक्सेसिव फोर्स लगा रहा है, ये एजेंट की एक्टिविटी से हम देख रहे हैं। और तीसरी मीनिंग जो मैंने, कंस्ट्रेंट इज दैट constraint is taken from that a passive principle affected adversely by a activity of agent। अब इसकी वजह से जो यहाँ पे निकला वो समझ लो आ गया ये तीसरी मीनिंग। तो अगर हम जब वायलेंस को डिफाइन करते हैं तो हम ये दो प्रिंसिपल को ध्यान में लेके चलेंगे। पहला तो कंस्ट्रेनिंग एंड कंस्ट्रेंट, और बात वाला जो कंस्ट्रेंट है हमेशा समझ लो पैसिव होगा इन रिलेशन टू द एजेंट में। एक कंस्ट्रेंट कर रहा है तो एक कंस्ट्रेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो सफ़र करेगा वायलेंस को एक व्यक्ति इधर एज एन एक्टिव या एक पैसिव प्रिंसिपल के तौर पे। तो अगर हम सोसाइटी में ऐसे ऊपर ऊपर से देखें तो हम ये समझ पाएंगे कि जो ऐसे दुख दर्द आज के टाइम पे हैं और जिस तरीके से ये वायलेंस आप देख रहे हो, है ना, तो ये अलग अलग चीज़ों में आप देखोगे। देखिए, अब कल्चरल वायलेंस आप देखोगे, रिलीजियस वायलेंस देखने को मिलती है कि नहीं, इकोनॉमिक वायलेंस अलग चलती है, मीडिया वायलेंस अलग चलती है, और सेक्सुअल वायलेंस अलग है, पॉलिटिकल वायलेंस अलग है। तो जो टाइप्स हैं वायलेंस के ये इतने सारे हैं हर फील्ड में कि क्या बताया जाए। और बहुत सारे तरीके, अगर ये वायलेंस हो रहा है तो वायलेंस की वजह से बहुत सारे नुकसान हैं, ज़िंदगी को खतरा है। हमें ऐसा लगेगा हमारे पास कोई पार्ट नहीं, अब हेल्पलेस है, हम क्या ही करें, समझ रहे हैं। जीवन में कभी कभी तो मतलब कुछ ऐसा गलत हो जाता है कि ये पर्सनल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया हमें अपनी वापस लाइफ चाहिए, ट्रैक पे चाहिए, वायलेंट नहीं चीज़ें चाहिए। वायलेंस सिर्फ आप ऐसे समझो, इससे सिर्फ चीज़ें ख़राब होती हैं, ये शांति को भंग करता है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, वायलेंस में कैसे होता है। देखो वजह क्या है वायलेंस की, बहुत सारी वजहें हैं। एजुकेशन की कमी होना, बेरोज़गारी है तो लोग बवाल मचाते हैं, कास्ट सिस्टम में होता है, पुअर प्लानिंग है, बहुत करप्शन है, भ्रष्टाचार बहुत है तो भी वायलेंस होगा। ऐसे बहुत सारी वजहें हैं, ठीक है ना। तो जो मॉरल लॉज हैं वो बहुत ही, मतलब मॉरल लॉज जो होते हैं ना वो सब एक साथ लेकर आते हैं, अलग अलग लोगों को, सोसाइटी को एक धागे में पिरो के बांधते हैं। और मॉरल लॉज ही हमें सेव भी करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन को, हमारे एक अच्छी सोसाइटी को बिल्ड करते हैं। तो जहाँ पे इन मॉरल लॉज की कमी होती है, इन पे अटेंशन नहीं दी जाती है, तो वहीं पे ही दिक्कत होती है। मॉरल लॉज की कमी हुई तो सीधा आप समझिए कि सोसाइटी के अंदर आप देखोगे कि सोसाइटी खतरे में है, समझ गए। तो ह्यूमन लाइफ बहुत ही वैल्यूएबल है, और हम जहाँ पे जो लाइफ दूसरे जानवरों की है, बर्ड्स की है, उन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। आप तो अपने लिए हो ही सर्वोपरि, लेकिन दूसरे जानवर भी तो इसी पृथ्वी पे ऊपर वाले ने भेजे हैं ना। तो आप इस तरीके से मत सोचो, आप खुद के अंतरात्मा को समझो, इनर वॉइस को समझो, एंड इससे आप वायलेंस ख़त्म करो, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को ख़त्म करो, ठीक है। तो अब इतना ही रखते हैं इस चैप्टर के अंदर। आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और हम जो है नेक्स्ट में हम टेररिज्म को पढ़ेंगे, और साथ में जो है ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी इसको ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।